मैंने जैसा पत्रकारों को बताया था 1975 के अंदर महम में एक उपचुनाव था। उस समय कर्पूरी ठाकुर जी उस उपचुनाव के अंदर चुनाव प्रचार के अंदर गए। संयोग से मेरी ड्यूटी उनके साथ लगा दी। अब उस समय मेरी उम्र क्या रही होगी, मैं कुल 25 साल का था। तो चुनाव में 3 दिन उनके साथ हम रहे। सारा दिन गाड़ी में चलते तो भी बात करते, रात को उनके साथ ही सोते तो भी बात करते। तो उन्होंने हमारे अंदर एक लौ को जगाया कि गरीब आदमी की लड़ाई हमने लड़नी है। विभिन्न मंचों से, पार्टियों से, क्योंकि चौधरी देवलाल के साथ हम वहां पर रहे, वो छठे महीने पार्टी का नाम बदल लेते थे। इसलिए मैं कहता हूं विभिन्न पार्टियों से, कभी लोक दल क हो गया लोक दल कर्पूरी, तो कभी लोक दल च हो गया लोक दल चरण सिंह, तो कभी लोक दल ब हो गया लोक दल बहुगुणा जी, तो पता नहीं कितनी पार्टी हो जाती। इसलिए मैं कहता हूं, लेकिन लगातार हम पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहते। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी दोबारा सत्ता में आ गई थी। कितनी बार मैंने हुकुमदेव नारायण यादव को, चंद्रजीत यादव को, सदैव कर्पूरी ठाकुर जी को हरियाणा में बुलाया, उनके प्रोग्राम करवाए, पिछड़ों की आवाज उठाई। 2020 में जब मुझे मौका मिला भारत की पार्लियामेंट में जाने का, आप जितने भी राज्यसभा में मेरी डिबेट है पार्लियामेंट की, वो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप उनको सुन सकते हैं। मैंने पहली बार कुम्हार समाज की वहां पर आवाज उठाई। मैंने कहा देखिए, एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए, हम भी उसकी वकालत करते हैं और हम दे भी रहे हैं, लेकिन हम मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी में मिल जाएंगे। सब कुछ मिट्टी से इस दुनिया के अंदर बना है, इसलिए मिट्टी से एमएसपी की शुरुआत होनी चाहिए। और मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि कुम्हार जब एक घड़ा बनाता है तो उसको पहले मिट्टी को खोद के, कूट के, सान के, फिर चाक पर उतारता है, फिर दोबारा पिटाई करके फिर आवे में पकाने के लिए लगाता है। तो पूरे परिवार की अगर मेहनत को जोड़ा जाए तो कुम्हार को एक मटका 2000 रुपये में पड़ता है। अगर उसके ऊपर 10% भी मुनाफा लगाओ तो 2200 का बिकना चाहिए, लेकिन बिकता है 200 रुपये का। तो इसका मतलब कुम्हार हर मटके के ऊपर 2000 रुपये का घाटा खा रहा है। कुम्हार के घड़े से ही एमएसपी की शुरुआत होनी चाहिए। पहली बार मैंने पार्लियामेंट में ये बात कही। आपने, आपके यहाँ तो नहीं है वो लोग, लेकिन दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, उधर वो लोग गाड़िया लोहार उनको बोलते हैं। उनका इतिहास ये बताते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना के लिए वो हथियार बनाने का काम करते थे। लेकिन मेवाड़ का जब राजा महाराणा प्रताप जी मारे गए और मुगलों के हाथ में मेवाड़ का राज्य आ गया, तो कहते हैं उन्होंने घरों को त्याग दिया और ये कसम खा ली कि जब तक मेवाड़ मुगलों से स्वतंत्र नहीं होगा तब तक हम अपने घर को वापस नहीं जाएंगे। और वो गांवों के अंदर छोटे छोटे उपकरण बना के बेचने का काम, लोहार तो थे ही, पहले हथियार बनाते थे, फिर कस्सी, जेली, गंडासी, कुहाड़ी, ये चीज़ें बनानी शुरू कर दी और उनकी बिक्री करके अपने गाड़े साथ रखते थे, बैल साथ रखते थे, इसलिए उनको गाड़िया लोहार बोलते हैं। मैंने पहली बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज़ उठाई कि बहुत लंबा समय हो गया, महाराणा प्रताप के समय से ये लोग दर दर भटक रहे हैं। अब इनके पुनर्वास की योजना सरकार बनाए, इनके हाथों को काम धंधा दे, इनको रिहायशी मकान दे, इनके बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा दे, ताकि समाज की मुख्य धारा में ये भी जुड़ जाएं। ये पहली बार मैंने गाड़िया लोहार समाज की उठाई। श्रवणकार भाइयों के लिए भी मैंने आवाज उठाई कि आज सारा का सारा 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट आने के बाद सुनार का धंधा बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के पास चला गया। आज छोटा श्रवणकार कोई काम नहीं करता है, ट्रेडिंग नहीं करता है, काम तो वही करता है, लेकिन ट्रेडिंग करता है कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, तनिष्क ज्वेलर्स, रिलायंस ज्वेलर्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर काम चला गया।
सुनार तो उनके पास नौकरी करता है, मजदूरी करता है। इसलिए गोल्ड कंट्रोल एक्ट के अंदर परिवर्तन लाके इनको ज़्यादा सोना रखने का अधिकार देना चाहिए, इनको सोना खरीदने के लिए पैसा देना चाहिए, एमएसएमई सेक्टर के अंदर इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्योंकि आज जो आभूषण होते हैं उनको भी बनाने की टेक्निक नई नई आ गई, मशीन से बनने लगी। ये भी आवाज़ मैंने उठाई थी कि कोई भी सिपाही 411 के एक्ट में सुनार को बंद कर देता, धमकी दे देता, तेने चोरी का सोना खरीदा था, ये एक्ट खत्म होने चाहिए। ये आवाज़ भी मैंने उठाई थी। मैंने पार्लियामेंट में ये भी आवाज़ उठाई थी कि हमारे बढ़ईगिरी का काम करने वाले जो छोटी छोटी जिन्होंने आरा मशीनें लगा रखी हैं, उनको कभी ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले, कभी प्रदूषण वाले, कभी फैक्ट्री एक्ट वाले चलान कर देते हैं, उनकी मशीनों को बंद कर देते हैं। तो मैंने ये भी आवाज़ उठाई थी कि 10 से 15 हॉर्स पावर तक की मोटर के साथ छोटी मशीनें चलाने वाले जितने भी आरा मशीनों के हमारे छोटे बड़े हैं, उनको लाइसेंस मुक्त किया जाए, उनको फ्री किया जाए, उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं आनी चाहिए। उनको फ्री में लोन भी दिया जाए, क्योंकि हमारे पास अगर बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक कहते हैं कोई चीज़ गिरवी रख दे। अब हमारे पास ना इतना बड़ा मकान जिसकी गिरवी रखने से पैसा मिल जाए, ना कोई ज़मीन के जिसकी गिरवी रखने से हमें पैसा मिल जाए। हमारे पास तो हाथ है, हाथों को कोई गिरवी रखता नहीं। तो हम तो पुरुषार्थी लोग हैं। आप सब लोगों के चेहरे से पुरुषार्थ झलक रहा है, और आप सबके चेहरे से देख के कोई भी आदमी अंदाजा लगा सकता है कि ये मेहनत कश लोग हैं, ये काम करके खाने वाले लोग हैं, ये मजदूरी करके और पुरुषार्थ करके खाने वाले लोग हैं। कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है। लेकिन जैसी ये बात कह रहे थे भाई, यानी जैल सिंह जी बहुत बड़े आदमी रहे, उनके साथ राष्ट्रपति पद से हटने के बाद मुझे बहुत बार मिलने का मौका मिला। क्योंकि पहले तो बड़ा प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति से कोई कोई आदमी बड़ा मुश्किल से मिल लेता है, लेकिन बाद में जब वो दिल्ली रहते थे मैं कई बार मिलता था। वही बात कहा करते हैं कि भाई हमारा दुश्मन ज़्यादा ताकतवर है और गोलियां हमारे पास थोड़ी है। जिसका दुश्मन भी कमजोर हो, खुद ताकतवर और गोलियों की भी पेटी भरी हुई हो कंधे के ऊपर, तो 2-4 हवाई फायर भी कर दे या 5-6 फायर उसके मिस भी हो जाए, दुश्मन को ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास तो गोलियां बहुत कम है, दुश्मन बहुत बड़ा है। अगर हमारा फायर बिना निशाने के चला गया तो हम निहत्थे हो जाएंगे, फिर दुश्मन ही हमें मार देगा। इसलिए हम जो फायर करें वो सीधा निशाने पर लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास गोलियां थोड़ी है। लेकिन बहुत बड़ी जो त्रासदी है हमारे साथ, हमारे सैनिक बिखरे हुए सैनिक कोई युद्ध जीत नहीं सकते। अब यहां बैठे हैं तो एक भाई बात करता है कि हम केवल लोहार की बात कर रहे हैं, दूसरे की बात नहीं कर रहे। हम इतने हैं, हम जिता नहीं सकते, हरा सकते हैं। फिर उस शक्ति का इस्तेमाल अगर नकारात्मक करेंगे तो उसका फायदा क्या निकलेगा? नेगेटिव इस्तेमाल से तो कोई फायदा नहीं निकलता। अब बढ़ई अलग पॉलिटिकल पार्टी तो कोशिश करेंगे, बढ़ई को अलग बुलाएंगी, लोहार को अलग बुलाएंगी, सुनार को अलग बुलाएंगी, कुम्हार को अलग बुलाएंगे, ठठेरे को अलग बुलाएंगे, वो तो कोशिश करेंगे। लेकिन वो तो आप लोगों के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपको कोई बुलाए, भाई लोहारों का संगठन करे, भाई लोहार अकेला नहीं है, अगर बढ़ई को बुलाते हैं तो आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे। उनको ये मैसेज जाना चाहिए। अगर आप संयुक्त हो जाओगे, एक ताकत बना लोगे, तो फिर आपको किसी रिजर्वेशन की भी जरूरत नहीं है। मैं हरियाणा में मंचों से कहता हूँ, लोग हमें कहते हैं कई बार, जागड़ा जी हरियाणा प्रदेश में क्योंकि पंचायतों में, ब्लॉक समितियों में ओबीसी का कैंडिडेट्स का, सरपंची में, मेंबर्स में आरक्षण है, 8% है, थोड़ा है। तो मुझे कहते हैं जी एमएलए एमपी में भी आरक्षण करवाओ। तो मैं यही कहता हूँ भाई, इस दुनिया के दलित और पिछड़े अगर इकट्ठे हो जाए तो सारा ही देश उनका है, उनको आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों की वोट इकट्ठी हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत ही किसी कैंडिडेट को हरा ही नहीं सकती है, चाहे कहीं भी इकट्ठे हो जाए, चाहे बिहार में इकट्ठे हो जाए, चाहे हरियाणा में, चाहे पंजाब में, कहीं भी इकट्ठे हो जाए।
ताकत इतनी है, लेकिन बिखरा हुआ एक तिनका किसी पत्थर को नहीं हिला सकता है। लेकिन वो अगर 1000 तिनके इकट्ठे होके एक बुहारी, एक झाड़ू का निर्माण कर देंगे तो वो ईंट को भी हटा देगा, फिर उसको कोई छेड़ने वाला नहीं, उसकी ताकत बढ़ जाती है। अब अगर हम लोहार अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा, बढ़ई अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा, सुनार अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा, कुम्हार अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा, तो कोई भी लड़ाई में नहीं जीत पाएगा। क्योंकि एक सैनिक उस मोर्चे पर लड़ रहे हैं, एक उस मोर्चे पर लड़ रहे हैं, किस मोर्चे पर लड़ रहे हैं, तो अलग अलग सैनिक तो अलग अलग मारे जाएंगे, कुछ हासिल होने वाला है नहीं। अब अमित भाई शाह की बुलाने की बात कार्यकर्ता साथियों ने की है, लेकिन अगर मैं उनको ये कहूं कि लोहार समाज के लोग आपसे इकट्ठा होकर बुलाना चाहते हैं तो वो नहीं आएंगे, बिल्कुल मैं कहूंगा भी नहीं। मैं उनके पास जाके विश्वकर्मा समाज की ही बात कर सकता हूं, क्योंकि वो जाति नहीं रहती, फिर एक वर्ग हो जाता है। एक जाति के लिए इतना बड़ा कोई नेता आता भी नहीं। यूं तो अगर हर एक जाति अपने किसी अधिकार के लिए गृह मंत्री को बुलाएगी तो ऐसे तो बात बनेगी भी नहीं। हमको सामूहिक लड़ाई लड़नी चाहिए, और अगर हम एक उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे कि बिहार की विधानसभा में सारा विश्वकर्मा समाज इकट्ठा होकर प्रतिनिधित्व की मांग करे, और अगर 2-4 आदमी भेज दे, ऐसे भेज दे जो जब भी असेंबली का सेशन हो तो खड़े होकर कहें हमारे लिए ये करो, ये करो, वो करो, चमचागिरी करने वाले लोग नहीं, लड़ने वाले लोग, तो कोई ताकत नहीं आपको मिल जाएगी। जब भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट होती है तो किसान किसान के लिए लड़ता है, व्यापारी व्यापारी के लिए लड़ता है। पूरी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं करता, लेकिन मैंने 5 साल के दौरान ये देखा है कि मेरे सिवाय किसी ने ना लोहार की आवाज उठाई, ना कुम्हार की आवाज उठाई, ना सुनार की आवाज उठाई, कोई बोलता ही नहीं। अब एक मेरी अकेले की आवाज क्या करेगी? ऐसी बात नहीं कि वहां ओबीसी के आदमी नहीं है बहुत है, लेकिन आवाज नहीं उठाते, क्योंकि वो उस तंत्र से निकले हुए लोग नहीं, वो संयोग से चले गए, उनका वो चिंतन नहीं। इस चिंतन के लोग जिन्होंने समाज का दुख और दर्द समझा, वो असेंबलियों में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, तो फिर आपकी आवाज वहां पर बन जाएगी। तो हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए कि चुनाव से पहले हम ये दिखाएं कि बढ़ई और लोहार, सुनार और कुम्हार, कठेरा और दूसरे दस्तकार, हम सब एक हैं। अगर ये इंप्रेशन आपका चला गया पॉलिटिकल पार्टीज में कि इकट्ठे होकर वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपकी तरफ अपने आप ही ऑफर आ जाएंगे, फिर कोई आपको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन जब तक बढ़ई लोहार की लड़ाई चलती रहेगी तब तक उनको तो हो मजा आता रहेगा, बड़ा बढ़िया है, वोट तो हमें ही देनी है, आपस में लड़ रहे, अच्छी बात है, अलग अलग दे देंगे। हमारे हरियाणा प्रदेश में एक मिसाल है, एक बढ़ई था, एक लोहार था, एक सुनार था, एक कुम्हार था। वो चारों खेतों के अंदर से जा रहे थे, गन्ने का खेत था, तो चारों ने एक एक गन्ना उखाड़ लिया, और किसान जिसका खेत था उसने देखा ये तो 4 आदमी है, अगर इनको छेड़ेगा तो पीट देंगे, और गन्ने 4 ले गए, ये बर्दाश्त तो नहीं। तो उसने कहा भी रुको, ये बढ़ई तो हमारा रोज काम करता है, कभी इसे हल ठीक करवाते हैं, कभी गणासी में बिंडा लगवाते हैं, कभी दराती में लगवाते हैं, कभी कस्सी में ठुकवाते हैं, तो हमारा रोज का आदमी है। और ये लोहार, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलता। शाम को हल्की फाड़ी अगर वो भी कुटवाते हैं, दाती के भी वो भी निकलवाते हैं, कस्सी भी चढ़वाते हैं, उसको पहनी करवाते हैं। और ये कुम्हार, भाई गर्मी में काम ही नहीं चलता इसके बगैर तो। और ये सुनार, भाई हमने कौन सी सोने की सीट बनवानी है, उसके 4-5 थप्पड़ पाड़ दिए, तीनों बोले नहीं, तुम्हारा तो हमदर्दी है, गन्ना छीन लिया। और फिर कहने लगा भाई देखो
खाती लोहारों का, हमारा तो इकट्ठा है, उक्का बजता है, इनके बगैर तो हमारा काम ही नहीं चलता। लोहार का घड़ा तो दूसरे गांव से भी ले आए, फिर उसको पीट दिया, उसका भी छीन लिया गन्ना, एक एक करके चारों को पीट दिया, चारों गन्ने छीन लिया। तो एक एक करके सबकी पिटाई हो जाएगी, कोई कुछ नहीं हासिल कर पाएगा। लेकिन चारों इकट्ठे रहे हुए तो एक गन्ने की नहीं, चाहे गन्ने का खेत उखाड़ लो, फिर भी आपको कुछ नहीं कहने वाला। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता, ये वाजपेयी जी ने कहा। अपने दिल बढ़ाना पड़ेगा। आप राजनीतिक अधिकार की बात करो, आरक्षण की बात, अगर एसटी समाज के स्टेटस से लोहार को अगर आरक्षण मिल जाए, मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने आवाज भी उठाई है पार्लियामेंट में, इनको दे दिया जाए। लेकिन हम एसटी हैं नहीं, हम नाम के पीछे तो सारे शर्मा जी लगाते हैं, फिर एसटी कौन मानेगा? सारे तो पंडित जी बड़े फिरते हैं, फिर हमें शेड्यूल ट्राइब कौन मानेगा? हम वैसे भी विश्वकर्मा वंशी है, विश्वकर्मा तो शेड्यूल ट्राइब नहीं हो सकता, ट्राइब वो तो आदिवासी नहीं हो सकता। विश्वकर्मा को आदिवासी कौन मान लेगा? उसको ट्राइब कौन मान लेगा? जिसने सारी दुनिया की रचना की है, सुई से लेकर जहाज तक जिसने बनाया है। ट्राइब्स तो वो लोग हैं जो आज भी नंगे घूमते हैं, उनको कपड़ा पहनने नहीं आता, कच्चा मांस खा जाते हैं, उनको रोटी बनाने नहीं आती, अशिक्षित हैं, सभ्यता से काफी दूर हैं। ठीक है, कुछ ट्राइब्स तरक्की कर गई, अच्छा है, जिसने भी तरक्की कर ली अच्छी बात है। अब राजस्थान में मीणा कभी बहुत पिछड़ी भी जाती थी, अब उनको एसटी का दर्जा मिल गया, आज कितने मीणे आईएएस आईपीएस बढ़ गए, वो मिल गया, अच्छी बात है, हमें भी मिल जाए, हमें कोई दुख नहीं। लेकिन विश्वकर्मा ट्राइब नहीं हो सकता है, हमें एक ही बनना पड़ेगा, या ट्राइब बन जाए या विश्वकर्मा वंशी बन जाए। और हमारे अंदर तो भगवान ने हमारे हाथ के अंदर वो हुनर दिया है कि हम तो एकजुट होकर अपने हुनर के माध्यम से कितना ही पैसा कमा सकते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी आज हिंदुस्तान सरकार ने हमको देनी शुरू कर दी है, लंबे समय से अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी। क्यों ना तो इनको कोलेटर फ्री लोन मिलता था, गिरवी रखने के लिए इनके पास कुछ था नहीं, ना इनको कोई आधुनिक ट्रेनिंग मिलती थी, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट था नहीं भाई इनको ट्रेनिंग दे दे जो आज के समय के अनुसार मशीनरी की ट्रेनिंग दे दे, ना कौशल विकास की सरकार की कोई योजना थी, सारा काम इंडस्ट्रीज को दे दिया गया था। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कौशल विकास के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रही है, एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रही है, और जो पुराने दस्तकार जातियां हैं, जितनी कारीगर जातियां हैं, उनको आधुनिक ट्रेनिंग देके उनको उत्थान के लिए बहुत बड़ी योजनाएं चल रही हैं। और अगर हम आपस में बट जाएं और फिर वही कांग्रेस जैसा रिजाइम आ जाए, तो उसी के कारण तो आज हम पिछड़े हुए हैं। उन्हीं की तो नीतियां थी जो हमने इस गर्त के अंदर उन्होंने डाल दिया। उन्होंने विश्वकर्मा समाज की उन्नति का रास्ता इनके हाथ को काम देके नहीं देखा। उन्होंने तो कहा चुनाव के समय में नारा, तुम्हारे पीले कार्ड बना देंगे, तुम्हें सब्सिडी के ऊपर अनाज दे देंगे, 2 रुपये किलो आटा दे देंगे, 3 रुपये किलो चावल दे देंगे, कन्यादान की राशि देंगे, लड़की की शादी आ जाएगी तो स्कूल में बच्चा जाएगा तो उसको बस्ता दे देंगे, उसका ट्यूशन फीस दे देंगे। ये सब्सिडी है। और नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि सब्सिडी सहारा तो हो सकती है, लेकिन सब्सिडी समाधान नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने मेरे देश के जितने कारीगर कमेरे लोग थे, इनको लंगड़ा बना दिया, इनको सब्सिडी के सहारे खड़ा कर दिया। इसलिए मोदी जी ने कहा कि मैं लंगड़े को लाठी के सहारे नहीं चलाना चाहता, मैं लंगड़े को टांग लगाना चाहता हूं ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और इसी कंसेप्ट के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। राजनीतिक अधिकार मांगे, कोई बुराई नहीं। मैंने अभी पत्रकारों के सामने कहा है, कहे जी आपकी सरकार है, आप अधिकार मांग रहे, क्यों नहीं? मैंने उदाहरण दिया था
कि माँ घर के काम में लगी रहती है, उसको ध्यान नहीं रहता बच्चे को भूख लगी हुई है। बच्चा रोता है तो उसको ध्यान में आता है कि इसको दूध पिलाना है, तो रोए बगैर तो कहते हैं माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो अपनी मांग मांगने में क्या हर्ज है, उसमें कोई बुराई नहीं, हम इकट्ठे होकर मांगे। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि मेरा एयरपोर्ट पर जाना है, मैं 2 घंटे पहले भी जाना पड़ेगा, तो आधा घंटे का टाइम वहाँ भी जाने में लग जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि भविष्य के अंदर आप चुनाव नज़दीक है, बढ़ई बढ़ई की आवाज़ ना उठाए, लोहार लोहार की आवाज़ ना उठाए, कुम्हार कुम्हार की आवाज़ ना उठाए, सुनार सुनार की आवाज़ ना उठाए, ठठेरा ठठेरे की आवाज़ ना उठाए, सारे एकजुट होके और विश्वकर्मा समाज की आवाज़ उठाए। तो देखिए बदलाव होगा, निश्चित तौर पर बदलाव होगा। और मैंने तावड़े जी से बात की थी दिल्ली आने से पहले, उन्होंने कहा भी था, जो यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, मैंने कहा था कि हम गांधी मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा इकट्ठ करके विश्वकर्मा समाज का एक सम्मेलन कर ले तो गृह मंत्री जी आ जाए। तो कहते मैं बात करूँगा और आपको जवाब दूंगा। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि कोई ना कोई बीजेपी का आदमी आपसे मिलेगा वहाँ पर होटल में आके, लेकिन ज़्यादा काम होते हैं पर हमारी बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं, इतनी जिम्मेवारियाँ होती हैं, कहीं उनके दिमाग से स्लिप कर गया या प्रधान या वो गृह मंत्री से ना मिल पाए हों, बात ना कर पाए हों, तो गृह मंत्री जी भी बहुत बिजी होते हैं। पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होती है। कहीं नक्सलाइट का मामला है, कहीं उग्रवादियों का मामला है, कहीं आतंकवादियों का मामला है, कहीं खालिस्तानियों का मामला है। गृह मंत्री जी भी दिनों रात व्यस्त होते हैं, पूरे देश को संभालना होता है। तो इसलिए हो सकता है समय ना मिल पाए हो, लेकिन फिर भी मैं उनसे कांटेक्ट करूँगा और जैसे ही मेरा कांटेक्ट हो जाएगा, जो भी पॉजिटिव बात आएगी, मैं अनिल जी को भी, अपना अमित राज को भी इनको सूचित कर दूंगा। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि आप चुनाव नज़दीक है, इकट्ठा होके अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचाइए, फिर आपकी आवाज़ जाएगी, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप सबका